फ्रेंड्स, इकॉनमी का हमारा ये तीसरा वीडियो है एंड ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इकॉनमी का PT 365 हम कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, हम ऑलरेडी बना चुके हैं IAS PCS फैक्ट्री पे ही। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर ये चौथा चैप्टर है और इसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, इसमें हम देखते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट से संबंधित कुछ फैक्ट्स को। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट $400 बिलियन का रखा गया है 2021-22 में। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पे नोट डाउन किया है। उसके बाद है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट टारगेट $1 ट्रिलियन का रखा गया है बाय 2027। इंडिया का वर्ल्ड एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी 1991 में, तो उस समय 0.6% ही हमारा पूरे वर्ल्ड में ट्रेड का शेयर था एक्सपोर्ट का। लेकिन अभी हमारा एक्सपोर्ट का शेयर 2018 का डेटा देखें तो 1.7% हो गया है। अच्छा, इंडिया का एक्सपोर्ट अगर देखेंगे तो GDP में उसका 18% का कंट्रीब्यूशन है, 18%। ओके, अब पूछेंगे कि इतना लो परफॉर्मेंस हमारा क्यों है। कुछ इसके रीजंस है, मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये, प्रीलिम्स में भी कई बार स्टेटमेंट्स पूछा जा सकता है। तो पहली चीज़ कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में हमारा पार्टिसिपेशन लो है। एक्सपोर्ट जो बास्केट है उसको हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया है। हमारे प्रोडक्ट्स का कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम है। 70% हमारे एक्सपोर्ट्स सिर्फ 5 स्टेट से होते हैं, वो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। रीजनल डिस्पैरिटी है, बोथ इंट्रा रीजनल एज वेल एज इंटर रीजनल डिस्पैरिटी है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। R&D इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ही कमज़ोर है और बांग्लादेश और वियतनाम हमको टक्कर दे रहे हैं टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स और फुटवेयर में। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इंडिया, और ये एक्स है, एक्सपोर्ट इनिशिएटिव, EX नहीं है, एक्स है, इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव। इसका लक्ष्य है कि MSME की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए 2022 में 50% तक। निर्विक स्कीम क्या है? ये बेसिकली इंश्योरेंस कवर देता है, प्लस कम प्रीमियम लगता है फॉर द स्मॉल एक्सपोर्टर्स और सिंप्लीफाइड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस इसमें इंक्लूडेड है। तो कई सारी चीज़ें इसमें हैं। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम 13 हाई पोटेंशियल सेक्टर्स के लिए है, जैसे ऑटोमोबाइल, फूड, टेक्सटाइल्स। देन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग है। ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य है कि जो अभी हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट 13-14% है उसको घटा करके हम 10% ऑफ GDP, 10% ऑफ GDP पे लाएं। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, और ये गिफ्ट सिटी जो है वो भारत का एकमात्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, मतलब फाइनेंस के लिए सर्विस सेंटर भारत का एकमात्र है। ओके, अच्छा, भारत निर्यात जो करता है एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका को करता है। 2 नंबर पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और 3rd पे है चाइना। अच्छा, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो उसमें कौन सी कमोडिटी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरा है पर्ल्स, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन, और तीसरा है ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स। ये पूछा जाता है और ये पूछा जा चुका है, तो आप प्लीज़ एक भी फैक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। आई हैव टेकन ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट इशू इज अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बेसिकली इसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर 1995 में इफेक्ट में आया था जब WTO बना था। इसमें मार्केट एक्सेस को प्रोवाइड किया जाए, कुछ डोमेस्टिक सपोर्ट जैसे कि सब्सिडी और एक्सपोर्ट सब्सिडी, ऐसी ही चीज़ें इसमें हैं। WTO में 3 तरह की सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी। याद करने के लिए मैंने कोड बना दिया है, जैसे BAG, तो बैग याद रखेंगे आप। ग्रीन बॉक्स में कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप कितना सब्सिडी देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक्सटेंशन सर्विसेज है, कोई रिसर्च है एग्रीकल्चर में, तो उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। लेकिन याद रखेंगे कि इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, वो नहीं है उसमें। एम्बर बॉक्स सब्सिडी में बेसिकली ये ट्रेड को और प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट कर रहा होता है, तो इस पे लिमिटेशंस है जो हम आगे देखेंगे। और ब्लू बॉक्स सब्सिडी भी बेसिकली एम्बर बॉक्स सब्सिडी ही होता है, लेकिन दीज आर टाइड टू द प्रोग्राम्स जो
प्रोडक्शन को लिमिट कर रहे होते हैं। कैसे प्रोडक्शन को लिमिट करते हैं? तो मान लीजिए कोई कोटा लगा दिया या फार्मर्स को बोल दिया कि यू हैव टू सेट असाइड पार्ट ऑफ योर लैंड, और इसको भी एग्जेम्प्टेड रखा गया है फ्रॉम द रिडक्शन कमिटमेंट्स। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है कई बार उरुग्वे राउंड पे। ये शुरू हुआ था 1986 में और ख़त्म हुआ था 1994 में, और जब ये ख़त्म हुआ था 94 में तो मराकेश एग्रीमेंट हुआ था, और WTO को 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 WTO वॉज क्रिएटेड एट जिनेवा स्विट्जरलैंड। एंड एक टर्म है डी मिनिमस, ये अक्सर आपने सुना होगा। तो डी मिनिमस क्या होता है, मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, बस लिख दिया है कि 5% रखा गया है डेवलप्ड कंट्री के लिए और 10% रखा गया है डेवलपिंग कंट्री के लिए, कि इतना तक आपको छूट है। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन में पीस क्लॉज को रखा गया है विच इज़ रिलेटेड विद द फूड सिक्योरिटी। अच्छा, पीस क्लॉज तो बहुत पहले एक्सपायर हो गया था, लेकिन एक टेम्पररी पीस क्लॉज को लाया गया जब बाली मिनिस्टीरियल WTO का हुआ 2013 में, 2013 में। नाउ कम टू डोहा डेवलपमेंट एजेंडा, दैट मीन्स डोहा राउंड इसको कहते हैं अदर वर्ड्स में। ये 2001 में हुआ था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ की इसमें बहुत सारी डिमांड्स थी। 2013 के बाली मिनिस्ट्रियल में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का साइनिंग होता है। परमानेंट सोल्यूशन टू द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी की बात कही जाती है। एक्सपोर्ट सब्सिडी, सभी तरह की एक्सपोर्ट सब्सिडी को कैसे ख़त्म किया जाए इस पे बात हो, और टेम्पररी पीस क्लॉज जिसकी हमने ऊपर बात की। 2015 नैरोबी पैकेज, केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि जो भी एक्सपोर्ट, जो हम ऊपर कह रहे थे एग्री एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को ख़त्म करने का, तो यहाँ पे उसको रीइटरेट किया गया। एंड SSM यानी स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, इसको टू कंटिन्यू नेगोशिएशंस ऑन SSM। SSM का मतलब होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज अगर चाहें तो वो टैरिफ्स को बढ़ा सकती हैं किसी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट, अपने एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पे, यदि उनको ऐसा लगता है कि उनके अपने फार्मर्स का नुकसान हो रहा हो तो। ओके, नाउ एक टर्म है SDR, आपने IMF के सेंस में सुना होगा, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अभी देखिए SDR का मतलब है सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशंस। तो पूछा जा सकता है कि सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशंस किससे संबंधित है, तो ये WTO से संबंधित है, नॉट IMF, ध्यान देंगे आप। और इसको लॉन्च किया गया 11th मिनिस्टीरियल एट ब्यूनस आयर्स 2017। ब्यूनस आयर्स इज कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा GATS यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को गवर्न करता है सर्विसेज में, और उरुग्वे राउंड का ये आउटकम है। इसमें 4 मोड है। मोड 1 फॉर द क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, मोड 2 कंजम्पशन अब्रोड, जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट गया। मोड 3 कॉमर्शियल प्रेजेंस, जिसमें फॉरेन बैंक ब्रांचेज आती हैं। मोड 4 फॉर द मूवमेंट ऑफ द नेचुरल पर्सन्स। ये याद रख लेंगे बस ऐसे ही। ओके, कोविड-19 वैक्सीन और IP वेवर को लेकर के न्यूज़ है कि US ने अनाउंस किया है कि वो IP प्रोटेक्शन को सपोर्ट, मतलब वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन है वो कोविड-19 वैक्सीन पे ना हो। अब इसकी शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने किया। और इसमें वेवर की बात कही जाती है कि मान लीजिए कि ट्रिप्स एग्रीमेंट जो था कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसमें कुछ एस्पेक्ट्स से इसमें, ये ट्रिप्स WTO का है, तो इसमें कुछ छूट मिल जाए। नाउ ट्रिप्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ट्रिप्स 1985 उरुग्वे राउंड ने इंट्रोड्यूस किया था IP रूल्स को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मल्टीलैटरल सिस्टम, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ इन सिंक विद द पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन किस पे है, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे है। एंड ऑल्सो इट इज़ इन सिंक विद द बर्न कन्वेंशन विच इज़ देयर टू प्रोटेक्ट द कॉपीराइट्स। उसके बाद है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग को अलाउ किया गया है 2001 का जो दोहा डिक्लेरेशन है ऑन ट्रिप्स। अब पूछेंगे कि कंपलसरी लाइसेंसिंग होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पेटेंटेड ड्रग्स है और उसका प्रोडक्शन किया जाना है और वो बहुत ज़्यादा लोगों के हित में है, लेकिन उसका प्राइस जो है इंडिया मान लीजिए कि नहीं दे पाता है, तो उसको क्या किया जाता है कि वेव कर दिया जाता है कि उस कंपलसरी लाइसेंसिंग दे करके कि हाँ ठीक है, आप इसका जेनेरिक जो है दवाई आप उसका बना सकते हैं और उसको इवन एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इस टी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने एक कंसर्न रेज किया है WTO में, क्योंकि EU ने एक डिसीजन लिया कि एंथ्राक्विनोन, ये चाय में पाया जाता है एंथ्राक्विनोन, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि एंथ्राक्विनोन को हम एक पेस्टिसाइड मानते हैं
और इसको एक नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में कर दिया। अब इससे तो भारत को दिक्कत होगा ना कि हमारी चाय की फिर बिक्री जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आप कहेंगे कि आप कई तरह का इस पर बैन लगा देंगे। तो भारत ने कहा कि नहीं नहीं, ये नेचुरल ऑकरिंग पॉल्यूटेंट है या हाइड्रोकार्बन है, एंड दिस डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स। थोड़ा बैकग्राउंड जाते हैं। इंडिया चाय के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, लेकिन चाय के निर्यात में चौथे नंबर पे है आफ्टर केन्या, चाइना एंड श्रीलंका। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट सुना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अक्सर आपने देखा होगा कि BOP बटा होता है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में। हम इसी की बात कर रहे हैं। देखिए, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है जैसे कि रुपया, उसको अगर फॉरेन करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं फॉर व्हाट, फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, जैसे FDI, FPI, लोन्स, बैंकिंग कैपिटल, NRI डिपॉजिट्स। तो अब थोड़ा करंट अकाउंट भी देख लेते हैं। करंट अकाउंट में आपने पढ़ा होगा विजिबल्स, इनविजिबल्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इसमें आ जाता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम आता है। अच्छा, अभी पूछेंगे क्या इंडिया के पास फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है? देन नो, इंडिया के पास पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, विच वॉज स्टार्टेड इन द डिकेड ऑफ 1990s। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, तारापुर कमेटी, 1997 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसने कहा था कि ठीक है, आप फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को लाइए, बट बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन बेंचमार्क्स, और ये बेंचमार्क्स होंगे रिलेटेड टू फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, NPA। इसने बताया कि इतना फिस्कल डेफिसिट हो, इतना इन्फ्लेशन हो, अगर इतना NPA हो, इस तरह से तब जाकर के आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को लाएंगे। मतलब दोनों तरह से बैलेंस करने की इसने कोशिश की। अगेन तारापुर कमेटी बनाई गई 2006 में। इसने कहा कि कैपिटल अकाउंट को ग्रेजुअली लिबरलाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, मान लीजिए अगर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे जाते हैं, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, देन व्हाट वुड हैपन? इसका बेनिफिट क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस है कि एक्सचेंज रेट काफ़ी वोलेटाइल हो जाएगा, RBI के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होगा कि उसको मैनेज कर पाएगा, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितने सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। ये वर्ल्ड बैंक जारी करता रहा है, लेकिन न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अब पब्लिश नहीं करेंगे। पहली बार इसको 2002 में वर्ल्ड बैंक ने लाया था, और अगर आप देखें तो 2014 में जो भारत का रैंक था 142 था, और भारत ने काफ़ी इम्प्रूव करके 2020 में 63rd पोजीशन लाया था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वर्ल्ड बैंक को कहना पड़ा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं लाएंगे? तो डेटा से बहुत ज़्यादा, डेटा में इरेगुलरिटीज़ पाई गई, जो 2018 और 2020 का रिपोर्ट आया था। ऐसा माना जाता है कि लिबर्टारियन बायास है। लिबर्टारियन बायास का मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी। WTO का पर्पस ही पढ़ेंगे तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, IMF और WTO क्रिएट किए गए थे। तो ये लिबर्टारियन बायास इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे फोकस नहीं है। देश क्या करते हैं कि अपना रैंकिंग इंप्रूव करने के चक्कर में शॉर्ट टर्म मेजर्स पे फोकस करते हैं, एंड और यूनिवर्सल थिंग दैट इज़ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है इसमें। मतलब एक ही कपड़ा सिलाओ और सबको पहना दो। तो दिस डजंट वर्क वेल बिकॉज द इकोनॉमिक सिस्टम इवन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द पैरामीटर्स क्या थे, इंडिकेटर्स क्या थे? ये भी एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, तो ये एक बार देख लीजिए। मे भी कहीं समापन हो रहा है, कहीं पूछ दे। कंस्ट्रक्शन चांसेस वैसे कम है। कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, paying taxes, trade across borders, enforcing contracts and resolve insolvency। बस एक बार नज़र मार लेंगे आप। Let's move on to the next topic that is early harvest scheme। अर्ली हार्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई फसल काटना है, ये FTA से जुड़ा शब्द है।
ये एक प्रिकर्सर है टू द एफटीए। प्रिकर्सर का मतलब क्या है कि एफटीए आए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके पहले का ये एक पड़ाव है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को लिबरलाइज कर दिया जाता है जब तक कि एफटीए साइन नहीं होता है, जैसे इंडिया और थाईलैंड ने 2003 में किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसी से संबंधित है कि अब हम जान लेते हैं पीटीए, एफटीए ये सब क्या होता है। पीटीए में टैरिफ को हम कम करते हैं, कुछ ही गुड्स पे करते हैं, और एग्जाम्पल है इंडिया मर्कोसूर में जो पीटीए साइन हुआ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मर्कोसूर क्या है और मर्कोसूर कहाँ है। दूसरा है एफटीए, इसमें या तो कम करते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं कस्टम टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को ऑन सब्सटेंशियल ट्रेड, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेड पे। इसमें क्या क्या आता है? गुड्स, सर्विसेज, आईपीआर, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स। नाउ सीईसीए एंड सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, ये किन पे होते हैं? ये इंटीग्रेटेड पैकेज है फॉर गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, आईपीआर, कंपटीशन इत्यादि। और इसमें इंडिया और कोरिया के साथ आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। कस्टम यूनियन क्या है? कस्टम यूनियन में जो जिस देश के बीच होगा ना कस्टम यूनियन, उसमें जीरो ड्यूटी पे ट्रेड होगा। लेकिन अगर किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रखते हैं कि ये ही टैरिफ होगा जो अदर देशों के लिए होगा, जैसे साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। नेक्स्ट है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट होता है, पहले तो कस्टम यूनियन होता है ये, उसके बाद फ्री मूवमेंट ऑफ द कैपिटल, लेबर एंड हार्मोनाइजिंग द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ये यूरोप की कंट्रीज में देखा जाता है। इकोनॉमिक यूनियन सबसे एडवांस्ड स्टेज होता है, इसमें कॉमन मार्केट तो है ही, इसके साथ है फर्दर हार्मोनाइजेशन ऑफ द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड शेयर्ड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? एक इकोनॉमिक यूनियन है, आप देख सकते हैं। नाउ कुछ की ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, OECD, WEF। अगर आपने कहीं से इनको पढ़ रखा है तो आप इनको डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं, या फिर रिवीजन के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह गैट का सक्सेसर है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इट इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इंटरनेशनल डीलिंग विद द इंटरनेशनल ट्रेड। देर आर 164 मेंबर्स इन WTO। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है कि नाइजीरिया की नगोंजी इवेला, NO इवेला, WTO की अभी करंट DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, और यह पहली महिला है और पहली अफ्रीकन भी है जो WTO की DG बनी है। WTO के द्वारा 2 रिपोर्ट याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, दोनों में ट्रेड दिख रहा होगा। IMF अगला है IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। यह एक ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है जिसे USA के न्यू हैम्पशायर में साइन किया गया था 1944 में, एंड 190 मेंबर्स आर देयर। इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। नाउ वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, अगेन ये ब्रेटन वुड्स ट्विंस है विद IMF। 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके, मतलब पार्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, जिसमें 2 मिल करके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, एक IBRD और IDA, ये दोनों मिल करके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। ये ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ईयर इसका इम्पोर्टेंट है। IBRD 1944 में बना था, और ये किसको पैसा देता है? तो मिडिल इनकम कंट्रीज़ एंड लो इनकम कंट्रीज़ को। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एसोसिएशन है IDA, ये लोन देता है और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, और किसको देता है? पुअरेस्ट कंट्रीज़ को। इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन है उसके बाद। यह एक लार्जेस्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है, और ये मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी है। तो ये FDI को प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और ये ICSID है, ये बेसिकली कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन का काम करता है अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट पे डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। तो ये 5 अंग हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट,
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, यहाँ दो जगह डेवलपमेंट दिखा होगा, डेवलपमेंट, ओके। एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लेते हैं, एडीबी, हेडक्वार्टर मनीला में है जो फिलीपींस की राजधानी है। टोटल 68 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, जो 49 एशिया एंड पैसिफिक से आते हैं, प्लस 19 आउटसाइड से हैं। लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स जापान और यूएसए हैं, और तीसरे नंबर पे चाइना है, फिर इंडिया है चौथे नंबर पे। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलता है, तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, और ये रिपोर्ट जारी करता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। नाउ AIIB हेडक्वार्टर बीजिंग है। इसका पर्पस है कि एशिया और बियॉन्ड का डेवलपमेंट हो। 2016 से ये एग्जिस्टेंस में है, 105 मेंबर्स हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है, फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो। शेयर होल्डिंग में सबसे ज़्यादा चाइना का है, फिर इंडिया का, देन रसिया का। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, 1961 में बना था। इसका मोटो है बेटर पॉलिसीज़ फॉर बेटर लाइव्स। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनर है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जारी किया जाता है, एंड OECD बेटर लाइफ इंडेक्स भी पब्लिश करता है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर द पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी करता है, उन सब में देखिए ग्लोबल लगा है। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि ग्लोबल से और कोई रिपोर्ट नहीं होता, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सब वर्ड पे ध्यान देंगे। कॉम्पिटिटिवनेस, जेंडर गैप, रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। नाउ कुछ अदर ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स एंड की कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। कॉर्नवॉल कंसेंसस चर्चा में था। कॉर्नवॉल यहीं पे G7 का समिट हुआ था पिछले साल, तो G7 से संबंधित ये वर्ड है। वॉशिंगटन कंसेंसस जो 1989 में हुआ था, उसको ये रिप्लेस कर देगा। वॉशिंगटन कंसेंसस बेसिकली न्यू लिबरल एजेंडा को प्रमोट करता है, बट आप लोग को पता है कि जब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो उसमें न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशंस बुरी तरह से फेल हो गई थी, और यही कारण है कि एक नया सिस्टम की ज़रूरत थी, तो इसके लिए कॉर्नवॉल कंसेंसस है। नेक्स्ट है डिजिटल बर्लिन वॉल। जैसे कि यूरोपियन यूनियन, USA, चाइना, ये लोग ना डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को अपना रहे हैं। अब इससे दिक्कत हो रहा है, जो छोटे कंट्रीज़ हैं, पुअरर कंट्रीज़ हैं, तो उनको ना दे हैव टू चूज साइड्स, लाइक कोल्ड वॉर में जैसे हुआ था कि बर्लिन वॉल क्रिएट हो गया था। तो इसी को कहा जा रहा है कि बाल्कनाइजेशन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। बाल्कनाइजेशन का मतलब पता होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम देश बट गए थे यूरोप के, जो बाल्कन कंट्रीज थे, तो वही कह रहा है डिजिटल बर्लिन वॉल। नाउ नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या है, ये बैसल 3 जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है, तो उसका एक पार्ट है, एंड इट रिक्वायर्स बैंक्स टू फंड देयर एक्टिविटीज़ विद ए स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब बेसिकली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को की स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए है। लीबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ये 30 जून 2023 को 30 जून 2023 को ख़त्म होने जा रहा है। यह एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिस पे दुनिया के जो मेजर ग्लोबल बैंक्स हैं वो एक दूसरे को पैसा देते और लेते हैं फॉर दियर शॉर्ट टर्म लोन्स। क्लियर? नाउ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का है। नाउ कंपीट्स एक्ट 2022, ये USA ने पारित किया है, और ये संबंधित है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से, और इसमें इंडिया के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको USA में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। SDR जिसकी हम बात कर रहे थे ऊपर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये IMF से संबंधित है। ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ध्यान देंगे क्या है, रिजर्व एसेट है एट IMF, ताकि जो इसके मेंबर्स हैं उनके ऑफिशियल रिजर्व्स को सप्लीमेंट किया जा सके। और इट इज़ बेस्ड ऑन द 5 करेंसीज पे बेस्ड है, US डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, रेनमिनबी, और रेनमिनबी चाइना का है, और येन जापान का है। ये ना ही एक करेंसी है और ना ही IMF पे कोई क्लेम है, बट इट इज़ अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ द IMF मेंबर्स, और SDI को एक्सचेंज किया जा सकता है इन करेंसीज के लिए। और IMF में जो वोटिंग पावर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस कंट्री का कोटा कितना है। नाउ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD का है, ताकि शेयरिंग ऑफ द टैक्स ऑडिट नॉलेज एंड स्किल्स विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज या विकासशील देश हैं, तो उसमें टैक्स ऑडिट नॉलेज और स्किल्स को, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्स प्रशासन है, उसको शेयर किया जा सके।
फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। यहाँ हमने कर लिया, एक और चैप्टर को हम देखेंगे। ये रहा, ये अगला चैप्टर जो विजन 365 में कवर्ड है वो है लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये पार्ट 3 हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पूछा जाएगा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किससे संबंधित है, तो यह एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 2017 में लॉन्च किया और पहला जो एनुअल रिपोर्ट आया वो 2019 में आया। ये बेरोजगारी पे बेसिकली होता है। एक्टिविटी स्टेटस शब्द है, ये भी बेरोजगारी से संबंधित है। इसमें कुछ टर्म्स है जो ध्यान दे देंगे आप, यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस, सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस, ये सब बेरोजगारी से संबंधित टर्म है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO पब्लिश करता है। नाउ हम एक बहुत बड़ा टॉपिक देखने जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। इस पे क्वेश्चन बनता है। देखिए, वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसका मतलब ये एम करता है कि जो एजुकेशन पे इंचियोन डिक्लेरेशन है उसको अचीव किया जाए। पिछले साल यूपी PCS में इसकी थीम को पूछा गया था, अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूछा रहेगा, काफ़ी पुराना हो गया है। बैकग्राउंड देखते हैं। जन शिक्षण संस्थान का काम है कि वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। दूसरा है कि गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये ट्राइबल स्किल ये है। वन धन योजना, ये भी ट्राइबल्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए है। प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, ये बेसिकली स्किल ट्रेनिंग देना है यूथ को, और वैसी स्किल ट्रेनिंग जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हो। स्किल इंडिया मिशन, 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना है बाय 2022। स्मार्ट ईयर एक IT इनिशिएटिव है ताकि जितनी भी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स चल रही हैं उनको सिनर्जाइज किया जा सके। संकल्प, ये शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग है, कम समय के लिए। स्ट्राइव को वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है और ये एक स्किल ट्रेनिंग है थ्रू ITI एंड अप्रेंटिसशिप। असीम पोर्टल क्या है, तो ये स्किल्ड लोगों को हेल्प करता है ताकि उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिल सके। नई रोशनी एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर द माइनॉरिटी वुमेन। मानस का लक्ष्य है कि जो भी माइनॉरिटी यूथ हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को अपग्रेड किया जाए। DG सक्षम माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ज्वाइंट इनिशिएटिव है ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल स्किल ट्रेनिंग दी जा सके। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड बाय NSDC एंड ग्लोबल प्राइवेट पार्टनर्स के द्वारा। जो काम का नहीं था, जितना काम जो पूछा जा सकता है हमने उसी को लिया है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, 1 ईयर प्रोग्राम है। इक्विपिंग द टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ विथ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। रेल कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ रेल का है, अंडर प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, जिसमें यूथ को स्किल्स दिया जा सके। 10वीं पास यूथ को देखा जाता है इसमें, 18 से 35 जिनका एज हो। नाउ अगला हमारा टॉपिक है कि 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। उनका नाम बस देख लेंगे, दृष्टि, संरचना, काइट, स्पायर, टेक्नोबूस्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म, यही नाम है उसके बाद। ओके, स्टार्टअप्स, बहुत फेमस टॉपिक है स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है, ये बेसिकली वैसी कंपनी होती है ना जो अपनी इनिशियल स्टेज ऑफ ऑपरेशन में होती हैं, और केवल इनिशियल स्टेज में नहीं होती हैं। दे आर ड्रिवन बाय द आइडियाज, दे आर ड्रिवन बाय इनोवेशन। वो रिस्क लेते हैं और उनका स्पिरिट होता है कि कैन डू स्पिरिट होता है, मतलब कर सकते हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है, वैसे स्टार्टअप जिनका वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आपने सुना होगा, ये 2016 में लॉन्च किया गया था, और DPIIT डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये रिकग्नाइज करता है स्टार्टअप्स को। जैसे कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे 10 साल से ज़्यादा स्टार्टअप का एज ना हो, एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया को देखेंगे तो इंडिया सेकंड पोजीशन में है टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है उसमें, लेकिन ओवरऑल स्टार्टअप के मामले में इंडिया तीसरे पे है। बताइए 2 कंट्रीज कौन कौन से आगे हैं, वो एकदम क्लियर है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं सुपर पावर के लिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसमें 945 करोड़ रुपए का है और ये सपोर्ट कर रहा है अर्ली स्टेज स्टार्टअप को। फंड ऑफ फंड स्कीम 10,000 करोड़ का है, जो अर्ली स्टेज, सीड स्टेज
और ग्रोथ स्टेज की स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहा है। और सिडबी, ये सिडबी इसका ऑपरेटिंग एजेंसी है। फास्टर एग्जिट है स्टार्टअप में 90 दिनों का, जैसे अदर कंपनीज में आप 180 दिन का देखते हैं। समृद्ध प्रोग्राम स्टार्टअप एक्सेलरेटर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए है ना। कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। एम आई लीप, एम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। एम आई लीप को एक्सेलरेट मतलब ये करेगा जो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स हैं अक्रॉस इंडिया। व्हाट इज संभव? संभव इज अगेन एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ई श्रम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है। इसमें नेशनल डेटाबेस है फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। 5 ऑल इंडिया सर्वे लेबर ब्यूरो जारी करता है, जिसमें सबसे फेमस है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स, ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। नाउ चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम्स, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 85,000 हाई क्वालिटी एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाएगा। किस चीज़ में? तो इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड डिज़ाइन सिस्टम में। CDAC नॉडल होगा और 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। व्हाट इज स्माइल? स्माइल एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसमें वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ना 100% पैसा केंद्र सरकार देती है, जबकि वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में देखते होंगे आप, दोनों में बंटता है। नाउ उभरते सितारे फंड, ये एक्जिम बैंक और सिडबी का है टू प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई। नाउ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये जारी किया था वीपो, इनसीड एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग विथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है एग्रीकल्चर। यूपीएससी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। पानी पी लूं मैं। वीडियो में ये दिक्कत है ना इस ऐप में कि रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं है कि पॉज किया जा सके और फिर, तो मुझे ना कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है ताकि आपका टाइम कीमती है, आप वेट, तो इतने सारे लोग वेट करें, इससे अच्छा है कि मैं कुछ देर लगातार बोल लूँ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर इंडेप्टेडनेस मतलब एग्रीकल्चर में कितना डेप्ट वगैरह है उसको लेकर के एनएसओ का एक रिपोर्ट है। बस आप कुछ कीवर्ड्स ध्यान देंगे। सिचुएशन असेसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड डॉट डॉट, बहुत बड़ा रिपोर्ट था। बस सिचुएशन असेसमेंट एग्री हाउस होल्ड याद रखेंगे, एनएसओ ने जारी किया है। अच्छा, कितना एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है भारत में जो इंडेप्टेड है? तो लगभग आधा। मतलब कई ट्रेंड यूपीएससी पूछता है कि क्या 50% ऑफ द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इंडेप्टेड है? तो हाँ। और जो लोन लिया गया है उसका 69% इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लिया गया है, जैसे बैंक्स वगैरह। और सबसे ज़्यादा जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो आंध्र प्रदेश पे है, 2 पे तेलंगाना है और 3 पे केरला है, यानी तीनों साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं। कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे पीएम किसान 6,000 रुपये मिल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, एमएसपी एंड क्रिएशन ऑफ कॉर्पस फंड्स, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन फंड, इस तरह का। नाउ अगला टॉपिक है फर्टिलाइजर सब्सिडी। जैसे न्यूज़ में ये था, क्योंकि जो डीएपी है, आपने कई बार शॉर्ट फॉर्म में डाई सुना होगा कि हाँ खेतों में डाई दे रहे हैं, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट को कहते हैं डीएपी। तो सब्सिडी फॉर डीएपी वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹500 पर बैग टू ₹1,200 पर बैग, और ये 140% का इंक्रीज है। इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट है कंजम्पशन में और थर्ड है प्रोडक्शन में, और 0.5% ऑफ द जीडीपी हमारा यूज हो जाता है फर्टिलाइजर सब्सिडी पे। सबसे ज़्यादा हमारा यूज होता है फूड सब्सिडी पे, और फर्टिलाइजर सब्सिडी का सेकंड पोजीशन है। अच्छा, फर्टिलाइजर सब्सिडी में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है यूरिया पे, लगभग 70% ऑफ दी सब्सिडी। आइडियल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का जो रेशियो है वो है 4:1, लेकिन देखेंगे तो ये फुलफिल नहीं होता है। अच्छा, ये मैंडेटरी कर दिया गया है जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं यूरिया का
कि वो 100% NCU यानी नीम कोटेड यूरिया करेंगे। नीम कोटेड यूरिया पे यूपीएससी ने 2016 में सवाल पूछा है। नाउ दाल देखते हैं पल्स। पल्स का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर एंड कंज्यूमर तीनों है। मतलब सबसे ज़्यादा हम उगा भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम खा भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा आयात भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पल्स हम उगाते हैं ग्राम को, चना, उसके बाद अरहर, तूर या अरहर, और 3 नंबर पे है उड़द। नाउ हॉर्टिकल्चर, जो केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया अभी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% केंद्र पैसा देगा और इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नव एक पुराना स्कीम देखते हैं MIDH मीड, जिसका नाम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60% नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 90% फॉर दी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको सेंटर पैसा देगा। चमन इनिशिएटिव का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर से है। इसमें H जो है वो हॉर्टिकल्चर की है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में भारत का 2nd पोजीशन है, वही भारत का पहला पोजीशन है मैंगो, बनाना, लाइम एंड लेमन, पपाया एंड ओकरा। नाउ कटन देखते हैं। कटन एक खरीफ क्रॉप है और यह रेगुर या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, ये हमने आंसर रिफॉर्म किया था, आपके कहने पे हमने ध्यान नहीं दिया था। तो रेगुर को ही ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, CDPO में ये अभी पूछा गया था। और डेक्कन प्लेटू पे उगाया जाता है। इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन है कटन का, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है और सबसे ज़्यादा लैंड एरिया भी कटन का इंडिया में ही है, मतलब कटन जितने एरिया पे उगाया जा रहा है। और कंज्यूमर इंडिया 2nd है, 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द रॉ कटन का आफ्टर चाइना, यानी सबसे ज़्यादा रॉ कटन का कंजम्पशन चाइना में है। इंडियन फार्मर्स चारों स्पीसीज़ को ग्रो करते हैं और 80% जो है वो बीटी कटन का जी हर्स्टुम वैरायटी है। अच्छा, एग्रीकल्चर के बाद ना ये 2nd एम्प्लॉयर है, ये कटन टेक्सटाइल का हो गया जिसका 4% GDP में योगदान है। ओके, पाम ऑयल। पाम ऑयल इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा आयात इंडिया ही करता है। और पाम ऑयल विटामिन A एंड विटामिन E में काफ़ी रिच होता है और उसमें कोई भी ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं पाए जाते हैं। नाउ जूट देखते हैं। जूट के लिए एलुवियल सॉइल चाहिए, हेवी रेनफॉल चाहिए और 20 से 40 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए। उसी को कहा गया है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यूरिंग मानसून। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। आप बताइए कि जूट कौन से स्टेट्स में उगाया जाता है? जूट स्मार्ट एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर द ट्रांसपेरेंसी और जूट MSP में शामिल है। ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट्स 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स MSP में है। नाउ अगला है शुगर डेवलपमेंट फंड बनाया गया। इसका पर्पस है कि जो मतलब वैसे शुगर मिल्स जो फाइनेंशियली वीक हैं लेकिन इकोनॉमिकली वायबल हैं तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। नेक्स्ट, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। यह मिनिमम प्राइस है जो शुगर मिल्स पे करते हैं फार्मर्स को। और CACP यानी कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस डिटरमाइन करता है इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस यानी SAP जो स्टेट्स का होता है वो नॉर्मली FRP से ज़्यादा होता है। PDS में जो शुगर है वो इंक्लूड किया गया है और 13.5 रुपये kg के हिसाब से बिकता है अंडर AAY। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, इसमें 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग है बाय 2030, लेकिन 2030 से 5 साल हमने घटा करके 2025 कर लिया है। नीति आयोग का टास्क फोर्स बनाया गया रमेश चंद्र के अंडर, किस चीज़ के लिए? ताकि वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन खोज पाएँ शुगर इंडस्ट्री एंड शुगर केन फार्मर्स की समस्याओं का। नाउ अगला है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन यानी लैक स्कीम। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने शुरू किया है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत। PMVY आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए है।
न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अंडमान एंड निकोबार के बहुत सारे एरिया को इसके अंतर्गत लाया गया है। नेक्स्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये न्यूज़ में था क्योंकि ICAR यानी जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इसने कहा है कि अगर हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाते हैं तो जो एग्रीकल्चर का क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब घटोतरी देखी जाएगी, ट्रेमेंडस रिडक्शन होगा। अच्छा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में कोई केमिकल का यूज नहीं होता है और ना ही, नाम से क्लियर है जीरो बजट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा लगता नहीं है, लगता है, बट थ्योरेटिकली कहते हैं इसे। शुरू किसने किया था? तो सुभाष पालेकर ने। और अगर बजट की हम यूनियन बजट की बात करें तो 2019-20 और 20-21 दोनों ही बजट में इसकी चर्चा की गई थी। नाउ UN फूड सिस्टम्स समिट, ये सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में हुआ। इससे पहले प्री सबमिट कराया गया इसका रोम में, 2021 में ये भी था। इसका है कि जितनी भी 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन पे प्रोग्रेस को डिलीवर किया जाए। ना कुछ अदर चीज़ें हैं जैसे बायो एनर्जी क्रॉप्स, इसमें प्लांट मटेरियल का यूज करते हैं ताकि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। केज एक्वाकल्चर, ये बेसिकली फिशेस को ग्रो करने का एक तरीका है जो एग्जिस्टिंग वाटर है उसमें, और ये PM मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आता है। हाइड्रोपोनिक्स यानी सैपलिंग्स को किसी सब स्ट्रेटा पर उगाया जाता है जैसे वोल्केनिक एश, पीट मॉस, एंड इट इज़ क्लोज्ड विद द न्यूट्रिएंट रिच वाटर। एरोपोनिक्स क्या होता है कि प्लांट्स को ग्रो किया जाता है कंट्रोल्ड एयर इन्वायरमेंट में, और इसमें कोई ना ही वाटर का यूज होता है और ना ही कोई सबस्ट्रेटा होता है, अनलाइक हाइड्रोपोनिक्स। एग्रीकल्चरल फोटोवोल्टेइक, सोलर पैनल्स और क्रॉप्स को एक ही लैंड पे रखा जाता है, और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने डेवलप किया भी। नैनो यूरिया लिक्विड, इफ्को ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो रिप्लेस करेगा कन्वेंशनल यूरिया को। हरित धारा, ये एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट्स है, ICAR के द्वारा लाया गया। इसमें मीथेन का इमिशन कम होगा और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड फोरकास्टिंग, जैसे फसल स्कीम टू फोरकास्ट द एग्रीकल्चरल आउटपुट, चमन हॉर्टिकल्चर के लिए, किसान प्रोजेक्ट, सैटेलाइट को यूज किया जाएगा ताकि क्रॉप यील्ड का एस्टिमेशन हो सके। नाउ कोस्टल फिशरीज इनिशिएटिव चैलेंज फंड, ये वर्ल्ड बैंक लीड करता है इसका, ताकि ओवर फिशरीज को कंट्रोल किया जा सके। मत्स्य सेतु एक एप्लीकेशन है जिससे लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज को डिसेमिनेट किया जा सकता है टू द एक्वा फार्मर्स। नाउ नीकरा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, ये ICAR का इनिशिएटिव है। नाउ रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, इसमें फिश की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। यह PM मत्स्य संपदा योजना का अंग है और नोडल है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। नाउ अगला है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का भारत की जो एग्रीकल्चरल GDP है उसका 34% योगदान है। गांव में जो लाइवलीहुड का स्रोत है 2/3 यही है, और ये लिस्ट 2 यानी स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल में। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक भारत में पाया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा भैंस हमारे यहाँ है भारत में, और दूसरे नंबर पे हम हैं गोट के मामले में, बकरी के मामले में, फिश के मामले में और पोल्ट्री के मार्केट के मामले में, और तीसरे नंबर पे हैं भेड़ सीप के मामले में। नाउ नेशनल लाइव स्टॉक मिशन न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फार्मर्स को इंक्रीज करने के लिए था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन फॉर द इंडिजिनस बोवाइन ब्रीडिंग, जो इंडिजिनस ब्रीड को प्रमोट करता है ये, और इससे संबंधित अवार्ड्स हैं गोपाल रत्ना अवार्ड्स एंड कामधेनु अवार्ड्स। गोकुल ग्राम क्या होता है? यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर है। ई पशु हाट पोर्टल ब्रीडर्स को फार्मर्स से कनेक्ट करता है। पशु संजीवनी एक एनिमल वेलनेस प्रोग्राम है। अच्छा, नकुल भी वर्ड आए ना तो समझिएगा इसी से संबंधित है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, इसमें मिल्क की क्वालिटी और मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए है। इंक्रीज द ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट्स। नाउ ई गोपाला ऐप, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लाया गया टू हेल्प फार्मर्स मैनेज दियर लाइव स्टॉक। नाउ अगला है फिशरीज। देखिए, हम सेकंड नंबर पे हैं एक्वाकल्चर नेशन के मामले में, और फिश के प्रोडक्शन में हम तीसरे नंबर पे हैं, और फिश के एक्सपोर्ट में हम चौथे नंबर पे हैं, और फिशरीज एक स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है।
और इनलैंड फिशरी को स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, जबकि मरीन फिशरीज को सेंटर एंड स्टेट्स या फिर यूटीज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनका। एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी 2019 में। दो डिपार्टमेंट्स थे, एक फिशरीज पे और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पे। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज से संबंधित है। पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से 2024-25 तक के लिए शुरू किया गया और यह आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ही अंग है। केसीसी को फिशर फोक्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। WTO नेगोशिएशंस ऑन फिशरी सब्सिडीज कब शुरू हुआ? तो दोहा मिनिस्टीरियल 2001 में। नाउ अगला है FPI यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लॉन्च किया एक पोर्टल को जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2021-22 से 2026-27 तक है। पीएम किसान संपदा योजना में बेसिकली एग्रो मरीन प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर मतलब जिसमें कि रैपिड ग्रोथ हो और रैपिड ग्रोथ के साथ ये मेनस्टे ऑफ द इकॉनमी हो फ्यूचर में भी। नाउ फसाई का क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने बैन कर दिया है मस्टर्ड ऑयल की ब्लेंडिंग को किसी भी तरह के एडिबल ऑयल में फ्रॉम 2021। फसाई के बारे में अगर आप जानेंगे तो ये स्टेटरी बॉडी है 2006 में और ऑटोनोमस भी है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है। नाउ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल भारत नेट एक्सपोर्टर है। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो हम इंपोर्ट जितना करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम राइस का करते हैं, फिर मरीन प्रोडक्ट्स का। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को करते हैं, फिर चाइना को। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में हमने लक्ष्य रखा था कि 30 बिलियन से बढ़ा करके और 60 बिलियन यानी डबल कर देंगे हम अपने एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को 2022 तक। ना अपीडा पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था क्या है, तो 1985 में ये बना एक एक्ट पारित हुआ, तो यानी कि स्टेटूटरी बॉडी है और एक्सपोर्ट प्रमोशन काम है एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स इसका। फाइनेंशियली भी असिस्ट करता है, ये पूछा जाता है, और इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस देता है। ना अगला है एग्री स्टैक। ये नीति आयोग ने प्रपोज किया है। ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेस है जिसमें फार्मर्स और एग्रीकल्चर पे फोकस है। एग्री स्टैक ने MOU साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ताकि एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस डेवलप किया जा सके। नाउ कुछ अदर इनिशिएटिव देखते हैं, जैसे किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरीज डायरेक्टली फ्रॉम द कृषि विज्ञान केंद्र। इसमें टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूडेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोविंग ऐप, ये माइक्रोसॉफ्ट और इक्रीसैट का है। एडवाइजरीज देते हैं कि कब आपको बीज को बोना है। किसान सुविधा ऐप, ये भी इंफॉर्मेशन ही देता है वेदर, मार्केट प्राइस एटसेट्रा पे। किसान ऐप, फार्मर्स इसमें एडवाइजरीज एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं जो एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा दिया जाता है विदाउट रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल। नाउ व्हाट इज ट्रेंच फार्मिंग? तो ट्रेंच फार्मिंग एसोचैम ने सजेस्ट किया और ये किस लिए है? टू ग्रो हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स इन लद्दाख। नाउ अगला है हमारा इंडस्ट्री, उद्योग। इसमें पहला है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? प्राइमरी रॉ मटेरियल्स है इंडस्ट्री के लिए और इंडिया में कमी पाई जाती है कैनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, मैंगनीज ओर का। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करता है रूल्स को ताकि कंजर्वेशन किया जा सके एंड साइंटिफिक डेवलप किया जा सके मिनरल्स को एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके माइनिंग से। सबसे ज़्यादा मिनरल्स राजस्थान में और 2 नंबर पे उड़ीसा में। नाउ अगला है क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ये वैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं जो वाइटल हैं फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग, लेकिन इनका जो सप्लाई है उस पर रिस्क होता है। वैसे तो कोई यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, प्लैटिनम। अच्छा, चाइना लीड करता है रेयर अर्थ में इंक्लूडिंग मॉलिब्डेनम। नाउ व्हाट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स? ये इनमें 4 चीज़ हाई है, 3 चीज़ बेसिकली। हाई डेंसिटी, हाई कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। रेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कैटर्ड है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है पूरे प्लैनेट पे,
और यूज होता है इसे कंप्यूटर मेमोरी, डीवीडी, सेल फोन, रिचार्जेबल बैटरी एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत जगह यूज है। नाउ डीएमएफ फंड्स यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स। देखिए अभी क्या किया है, न्यूज़ में था, क्योंकि सेंटर ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया है और स्टेट की राइट्स का यह हनन है कि कोई भी एक्सपेंडिचर को अप्रूव करना। यह एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, जितनी भी माइनिंग वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे माइनिंग हो रहा है, और इसको कौन फंडिंग इसमें देता है, तो माइनर्स ही देते हैं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और 60% जो फंड है वो हाई प्रायोरिटी एरियाज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, और 40% ऑफ द फंड ऑन दी नॉन हाई प्रायोरिटी एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अगला टॉपिक है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं कि होलसेल एंड रिटेल ट्रेड को भी एमएसएमई में शामिल कर लिया जाए। अब इससे उसको क्या फ़ायदा होगा कि उसको उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर किया जा सकता है और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उसको मिल सकती है। हमारे जीडीपी का 30% योगदान है एमएसएमई द्वारा, 40% एक्सपोर्ट एंड 45% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज थ्रू एमएसएमई। 2020 में एमएसएमई की नई डेफिनेशन आई थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के डिस्टिंक्शन को खत्म कर दिया गया था और एक एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी सिस्टम, ये क्या है? यह एक कोलेट्रल फ्री लोन है टू सपोर्ट द कोविड हिट एमएसएमई। वैसे एमएसएमई जो कोविड से काफ़ी प्रभावित हुए थे, अभी इसको 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। नाउ एमएसएमई समाधान पोर्टल क्या है? तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज रजिस्टर करते हैं अपनी केसेस को, अगर डिलेड पेमेंट होता है तो यहाँ पे। चैंपियंस पोर्टल एमएसएमई के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल है। नाउ डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है? तो ये है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, और सीडैक इसका नोडल है। नाउ टेक्सटाइल देखते हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर को रिसेंट में। बैकग्राउंड देखते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का भी और जूट का भी, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैन मेड फाइबर का, और सबसे ज़्यादा मैन मेड फाइबर का प्रोडक्शन चाइना में होता है। इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है सिल्क का, 6th प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल का। अच्छा, 95% जो हाथ से बुने हुए फैब्रिक हैं वो इंडिया में होते हैं। और अगर टेक्सटाइल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो 21% योगदान है, यानी एग्रीकल्चर के पास दूसरा है। कुछ वर्ड्स हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, जिसका नाम है समर्थ, श्याम, स्टीवा, बस ये ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। एफडीआई देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही 100% है इसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल में। सुनील सेट्टी कमीशन बनी थी हैंडलूम के एक्सपोर्ट को प्रमोशन को डबल करने के लिए। पीएम मित्रा ये इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए है। नाउ अगला है कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कौन जारी करता है? तो IHS मार्केट। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 बाय कुशमैन एंड वेकफील्ड, और इंडिया को इसमें यूएसए को ओवरटेक कर दिया इंडिया ने और दूसरा स्थान पाया है कि मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन में, और चाइना अभी भी एक पे बना हुआ है। नाउ अगला है कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं और घटते क्रम में इनका वेट अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेट होता है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, और सबसे कम फर्टिलाइजर का। IIP का यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% वेट केवल इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्री का होता है, और IIP-CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है हर महीने। नाउ अगर गोल्ड ओर का रिजर्व्स देखेंगे तो अभी पहले आपने कई बार सुना होगा कर्नाटक, भूल जाइए कर्नाटक को। 1 नंबर पे बिहार हो गया है, 2 पे राजस्थान और 3 पे कर्नाटक। तो आप बताइए बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पे गोल्ड ओर का रिजर्व्स बहुत ज़्यादा मिला है, जिसके कारण बिहार नंबर 1 पे आ गया है। फ्रेंड्स, एक और पार्ट बचा है, छोटा सा है इकॉनमी का, उसको खत्म करके हम आगे देखेंगे, तो पॉलिटी और इकॉनमी हमारी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।